कभी ऐसा रिश्ता देखा है जहां एक दिन मोहब्बत के इशारे, भर भर के दिल वाले इमोजी और दूसरे दिन मैसेज सीन छोड़कर गायब? तुम बैठकर सोचते रह जाओ गलती मेरी है भी या नहीं। डॉक्टर लोग कहते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स है, ये भी कहते हैं कि सामने वाले की अपनी झंझट है, कमिटमेंट का डर है या फिर उसकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है। सलाह दी जाती है कि दिल पे मत लो, अपनी बाउंड्री तय करो और आगे बढ़ो। अब कुछ ऐसा ही मंजर ग्लोबल स्टेज पर भी दिखने लगा है। वेलकम टू द डोनाल्ड ट्रंप स्कूल ऑफ कंफ्यूजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले तो खबर आई कि व्हाइट हाउस ने चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट वापस ले ली, यानी उस पोर्ट पर से ही छूट खत्म हुई जहां भारत सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर दिया था और कई सौ करोड़ के निवेश के वादे किए गए थे। कई फ्रंट्स पर हमारे लिए जरूरी पोर्ट प्रोजेक्ट था ये, यानी 2018 में ट्रंप 1.0 के दौरान जो वेवर मिला था वो अब खत्म है। 10 दिन बाद से पाबंदी लग जाएगी। ये सुनकर हम स्टेटस बदलने ही जा रहे थे कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। दूसरी खबर भी आ गई। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाई थी कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकवादी घोषित करो, और अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। आसिम मुनीर को घर बुलाकर नाश्ता कराने वाले, चाय पिलाने वाले ट्रंप मौके पर ही काम नहीं आए। तो सवाल है कि भाई अमेरिका का मन उलझा हुआ क्यों है? आधा इधर क्यों, आधा उधर क्यों, पूरा एक तरफ क्यों नहीं? उसके मन में चल क्या रहा है? या फिर हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं जहां बाउंड्रीज हमें ही तय करनी होगी? नमस्ते, हमें सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले नेगेटिव सिग्नल्स की बात करेंगे। इसके लिए पहले एक कहानी सुनिए। जनवरी 2025 ट्रंप को दुनिया में दखल देने का दूसरा मौका मिला। आते ही उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। गोया अपने पिछले कार्यकाल की गलतियां सुधारने के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। और किया क्या? कई देशों पर एक साथ टूट पड़े। इनमें से एक था ईरान। 2024 के चुनावी कैंपेन में ही वो ईरान को सबक सिखाने का वादा कर चुके थे। वादा निभाते हुए फरवरी 2025 में उन्होंने एक मेमोरेंडम पे साइन किया और ईरान के खिलाफ मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर कैंपेन शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी यही कैंपेन अपनाया था, क्योंकि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का आरोप था कि ईरान छुप छुप के न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। जब इस कैंपेन पर 2025 में फिर से दस्तखत हुए तब तय हुआ कि अमेरिका ईरान पर हद से ज्यादा आर्थिक दबाव डालेगा ताकि ईरान न्यूक्लियर हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य पारंपरिक हथियार बनाने से बाज आए और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क यानी हमास, हिजबुल्ला, हूती वगैरह कमजोर हों। ट्रंप को लगा था कि ये सब कुछ करेंगे तो ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाएगा, वादा करेगा कि हम बम नहीं बनाएंगे। हुआ क्या? कुछ ही महीनों में ईरान बातचीत के लिए टेबल पे आया। डील पर बात शुरू हो गई। डील मुमकिन दिख ही रही थी, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने ईरान पर बम मार दिया। अमेरिका भी उतर गया मैदान में। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग की, और आपको पता ही है कि अब तक किसी को नहीं पता चल सका है कि इससे ईरान को नुकसान कितना हुआ, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। ट्रंप को तो यह सब करना पड़ा था, लेकिन उनके उत्तर पूर्ववर्ती यानी पुराने वाले प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपने समय में इसका हल कूटनीति से निकालने की कोशिश की थी। 2015 में ईरान और 6 देशों के बीच एक डील हुई, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। इस डील का नाम रखा गया JCPOA। JCPOA भी कह लीजिए आराम से बात करने के लिए। फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया था। इस डील से पहले पश्चिमी देशों ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी थी। ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ रहा था। मंदी और महंगाई की मार थी, करेंसी की कीमत गिर रही थी। डील लागू हुई तो इन पाबंदियों में ढील दी गई। ईरान फिर से इंटरनेशनल मार्केट में लौटा, लेकिन यह सब बहुत देर तक नहीं चल सका था। साल 2016 में ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीते। 2018 उन्होंने इस डील को तोड़ दिया। नए सिरे से ईरान को रोकने की योजना बनाई, पुराने प्रतिबंध फिर से लगा दिए। ईरान की इकॉनमी को झटका लगा, इंटरनेशनल ट्रेड मुश्किल हुआ। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे तो उसने JCPOA की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया। यूरेनियम स्टॉक बढ़ने लगा। 2020 में ट्रंप चुनाव हारे, जो बाइडन आए, डील फिर से करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं बनी।
और 4 बरस बाद फिर से ट्रंप आ गए। इस बार उन्हें जिद थी कि नए सिरे से डील कर ली जाए, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया था। अब आप कहेंगे कि हम तो चाबहार पोर्ट की कहानी सुनने आए थे, हम सुनने आए थे कि ट्रंप क्यों कंफ्यूज हैं। आप ये कौन सी कहानी सुना रहे हैं? इसमें तो चाबहार पोर्ट का नाम भी नहीं है, भारत का नाम तो और भी नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब शुरू होता है इस नक्शे के साथ। चाबहार ईरान के दक्षिण में है, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, अरब सागर के किनारे पर। यह पोर्ट 1970 के दशक में बना था, लेकिन भारत ने इस पर रुचि अपनी 2000 के दशक में दिखानी शुरू की। साल 2003 आया। तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने पहली बार चाबहार को मिलजुल कर विकसित करने का आइडिया दिया था। इसी साल दोनों देशों ने, भारत और ईरान ने, सामरिक सहयोग के रोड मैप पर साइन किए। इसमें चाबहार को डेवलप करने का प्लान था, यह शुरुआती प्लान था। इसे ही चाबहार प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। लेकिन हर शुरुआती काम की तरह यह काम भी धीमा रहा, क्योंकि उसी दौर में अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ रही थी। लेकिन भारत और अमेरिका ये साथ सिविल न्यूक्लियर डील की कोशिश आपस में कर रहे थे। लेकिन दुनिया भर की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि भारत को अपने हितों का भी तो ख्याल रखना था। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि उसकी ईरान के साथ साझेदारी से अमेरिका नाराज हो जाए। इसलिए ऐसे माहौल में भारत बड़े निवेश से कतराता रहा कि ईरान में ज्यादा पैसा न लगाएं ताकि अमेरिका नाराज हो जाए। ऐसे में आया साल 2015, ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन की, पाबंदियां कम हुई, भारत ने ईरान के साथ बातचीत तेज की और इसी साल दोनों देशों ने मिलकर चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट प्लान का ऐलान कर दिया। मई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान दौरे पर गए। अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पे सहमति बनी। इसके तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक नेटवर्क तैयार करना था, जिसके जरिए चाबहार से बाकी देशों तक सामान पहुंचाया जाता था। और फिर हमने आपको अभी बताया ही है कि अमेरिका में क्या हो रहा था उस समय कि ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद न्यूक्लियर डील को काट पीट कर बराबर कर चुके थे। सुनिए तब के ट्रंप को कि 2018 में वो क्या कह रहे थे। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. मैं घोषणा करता हूं कि अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील विड्रॉ करेगा। मैं कुछ ही देर में ईरान पर पाबंदियां लगाने के लिए मेमोरेंडम साइन करूंगा। उन पर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जो भी ईरान की मदद करेगा उस पर भी कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। कोई भी अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. लेकिन बतौर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप बस डील से निकलना ही नहीं चाह रहे थे, वो अन्य देशों को भी रोकना चाहते थे। 2018 में ही अमेरिका ने फरमान जारी किया कि अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदता है तो उसको भी ईरान जैसे सैंक्शंस झेलने होंगे। लेकिन भारत समेत 8 देशों को 6 महीने के लिए छूट मिली ताकि ईरान से तेल खरीद को फेज आउट किया जा सके। अप्रैल 2019 आया, भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन चाबहार पे काम जारी रखा। भारत का तर्क साफ था, ये हमारे और ईरान के बीच की बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत के बाद शुरू हुआ प्रोजेक्ट है, लिहाजा थर्ड पार्टी का दखल नहीं होना चाहिए। भारत ने इसको प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखवाने की भरसक कोशिश की। दिसंबर 2019 में वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हुआ। इसमें भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। मीटिंग के बाद अमेरिका ने चाबहार को प्रतिबंधों के दायरे से अलग रखने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा कि इससे अफगानिस्तान तक रिफाइंड ऑयल पहुंचाने में मदद मिलेगी। चाबहार अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन है। ध्यान रहे कि उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना तैनात थी। इस डील के 2 साल तक तो सब ठीक चला, ये जो 2+2 मीटिंग थी। लेकिन 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को कब्जा लिया। अमेरिका ने वहां से अपने सैनिक वापस भी बुला लिए और यहीं से सब बदलने लगा। पृष्ठभूमि लिखी गई और फिर आई तारीख 13 मई 2024 की। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL और ईरान की पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन PMO
के बीच चाबहार के ऑपरेशन और डेवलपमेंट का करार हुआ। इसके तहत भारत को 10 सालों तक चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तय हुआ कि आईपीजीएल यहां लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल पोर्ट को चलाने और साजो सामान लाने में किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने लगभग 2000 करोड़ का क्रेडिट विंडो भी दिया, जिससे पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाना था। जैसे ही भारत और ईरान ने यह डील साइन की, अमेरिका ने इस पर आपत्ति जता दी। उस समय अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि ईरान के साथ डील करने वालों को प्रतिबंधों के बारे में पता होना चाहिए। एक तरह की धमकी दी। अब इस डील को 9 महीने हुए थे कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए और उस मेमोरेंडम पे साइन किया, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। उस मेमोरेंडम में ईरान के चाबहार पोर्ट का भी जिक्र था। आदेश था कि ईरान को पैसा पहुंचाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर सीधे तौर पर तो भारत का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन ये जरूर लिखा था कि चाबहार पोर्ट से जुड़े प्रतिबंधों पर जो छूट मिली हुई है उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। ये मेमोरेंडम जब सामने आया उसके 10 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए हुए थे, लेकिन दोनों ही देशों के रीडआउट से पता चला कि या तो चाबहार पर बात नहीं हुई है या बात बनी नहीं है। और अब पीएम मोदी के दौरे के 7 महीने बाद अब भारत को मिली हुई जो छूट थी वो छीनी जा रही है। सिर्फ 10 दिन बाद 29 सितंबर से चाबहार पर पूरा प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन थॉमस पिगॉट ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत ईरान को अलग थलग करने के लिए ये छूट रद्द की गई है। 2018 में जो छूट दी गई थी अब उसे वापस ले लिया गया है। 29 सितंबर से जो भी चाबहार पोर्ट चलाएगा या ईरान के साथ इस एक्ट के तहत बनाई गई गतिविधियों में शामिल होगा, वो IFCA यानी ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत अमेरिकी पाबंदियों का सामना करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन इस दबाव की सबसे बड़ी कीमत भारत को चुकानी होगी। भारत ने अब तक $25 मिलियन खर्च चुके हैं, यानी करीब 210 करोड़ रुपए। ऐसे में इसे कैसे देखा जाए, कैसे रीड किया जाए इसके सिग्नल्स को, जानकारों से डिकोड करते हैं। देखिए, जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तान को लेके अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हैं और उससे जुड़े हुए जो मसले भारत के साथ हैं वो बड़े रोचक होते जा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट आया है चाबहार का, कल आया था सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डील का। और सबको पता है कि सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान के साथ जो भी उनका स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भी हामी होगी। अगर हामी नहीं भी होगी तो अमेरिका को ये बात पता होगी कि ऐसा होने वाला है। तो इसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक खिचड़ी पक रही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया हो या अमेरिका भारत के प्रति उस टैरिफ पॉलिसी को जो वो इख्तियार किया है उन्होंने, खासकर तेल के मामले में, रूसी तेल के मामले में, उसमें शायद वो कोई बार्गेनिंग चिप ये डालना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए इस समय कूटनीतिक एक चैलेंज है और मुझे लगता है भारत इसमें जरूर अपना रंग दिखाएगा। और अब समझिए कि चाबहार जो है वो भारत के लिए अहम क्यों है। 2 वजह हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का कंट्रोल है। ग्वादर भी अरब सागर के किनारे पर है, ये भारत से काफ़ी नज़दीक है, इससे भारत के सामरिक हितों पर खतरा है। चाबहार ग्वादर से महज 72 किलोमीटर दूर है। कई जानकार मानते हैं कि चाबहार से चीन की गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है। हालांकि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो ट्रेड के लिए बनाया गया है, उसका सिविलियन यूज़ ही हो सकता है। नॉन सिविलियन यूज़ के लिए कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है किसी भी देश की ओर से। अगला कारण, चाबहार पोर्ट भारत के लिए ईरान का सबसे नज़दीकी पोर्ट है। इसके ज़रिए वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक आसानी से पहुंच सकता है। कोविड-19 के दौरान मदद पहुंचाने में इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया था। तब से अब तक भारत चाबहार के रास्ते 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दाल अफगानिस्तान को पहुंचा चुका है। अगला कारण जो है वो है चाबहार INSTC के लिए भी अहम है।
नक्शा देखिए आप इसके लिए। ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आसान भाषा में कहें तो ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसमें समुद्र, सड़क और रेल तीनों का इस्तेमाल है। रूट देखिए, मुंबई से जहाज निकला, ईरान पहुंचा, वहां से सड़क और रेल के जरिए कैस्पियन सागर तक, कैस्पियन के पार पहुंचा रूस और फिर सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए यूरोप में दाखिल हो गया। इसका मकसद क्या है? समय और खर्च दोनों घटाना। आज अगर आप अरब सागर से स्वेज नहर होकर यूरोप तक जाते हैं तो 30 से 35 दिन लग जाते हैं। आईएनएसटीसी यही काम लगभग आधे वक्त में कर सकता है, लागत भी कम पड़ती है। आपने अहमियत समझी, अब जानकारों के पास चलते हैं। समझते हैं कि अगर चाबहार से भारत का नियंत्रण कम होता है इस सैंक्शन वेवर के बाद, तो उसके और क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, जो टर्मिनल है जो इस समय भारत यूज कर रहा है वो बन के लगभग तैयार है। वहां से माल की आवाजाही भी शुरू हो गई। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अब तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन उससे जो माल ढुलाई का मान लीजिए जो पैसा आता है या जो उसमें आमदनी होती है या जो आय व्यय होता है, उस पर सैंक्शन लग जाने से भारत को एक चुनौती होगी। न कि सिर्फ मॉनेटरी चुनौती, एक स्ट्रैटेजिक चुनौती होगी, क्योंकि उसके थ्रू भारत चाहता था कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में एक्सेस हो, जो काफी हद तक हो रहा था। और वो हमारे आईएनएसटीसी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, उसकी एक बहुत मजबूत और यूं कहें आधारशिला है। अगर उसको उस पर सैंक्शंस लगे हैं या उस पर वो सैंक्शंस के मद में अगर आ गया जो अब तक नहीं था 2017-18 के बाद, तो भारत के लिए ये एक बहुत शुभ संदेश नहीं है विज़ावी अमेरिकन डिप्लोमेसी। तो आगे चल के देखना होगा, क्योंकि अब अभी तो सैंक्शंस लगे हैं या जो उन पर सैंक्शन बहाल किया गया है, लेकिन इसका आगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस और हमारे फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो शायद अब पता चलना शुरू होगा। फरवरी में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद जो संयुक्त बयान आया उसमें चाबहार का नाम तो नहीं था, लेकिन उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का जिक्र जरूर था। और तो और उस रोज ट्रंप ने मोदी के बगल में खड़े होकर इसे इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड रूट बताया था। इसके बाद सवाल उठे कि क्या अब भारत की प्राथमिकता चाबहार से हटकर IMEC हो जाएगी या उसके लिए फोर्स किया जा रहा है। देखिए, IMEC नया प्रोजेक्ट है। सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 समिट के दौरान इसका ऐलान हुआ था। इसकी डिजाइन देखिए आप एक बार। भारत से UAE तक समुद्री रास्ता, फिर UAE से सऊदी अरब, सऊदी से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल तक रेल कॉरिडोर, फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से यूरोप तक समुद्री रूट, यूरोप में ग्रीस या फिर इटली या और फ्रांस का रास्ता। इस कॉरिडोर में सिर्फ सामान की आवाजाही नहीं बल्कि हाइड्रोजन पाइपलाइन भी है, अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी हैं, यानी ट्रेड प्लस एनर्जी प्लस डेटा कॉरिडोर है। इसका मकसद है व्यापार के लिए रेड सी पर निर्भरता को घटाना और इंडिया यूरोप ट्रेड को तेज करना। ट्रंप इस कॉरिडोर के हिमायती रहे हैं। उन्हीं के पहल पे 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स पे साइन हुए थे, जिसके बाद इजराइल और अरब पड़ोसियों में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे और उसी का नतीजा I2U2 था। I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, UAE, US का एक ग्रुप। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने यह सब रोक दिया। मसला यह है कि जब तक सऊदी इजराइल रिश्ते सामान्य नहीं होंगे तब तक IMEC पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं लौट पाएगा और ये रिश्ते अब गजा जंग से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि सऊदी ने कह दिया है कि जब तक गजा जंग नहीं रुकती है और फलस्तीन की स्थापना नहीं होती है तब तक वो इजराइल से समझौता नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के आगमन के बाद भारत के सामने एक चॉइस तो आ गई है कि चाबहार या IMEC, मतलब इनमें से एक चुनो। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? चाबहार भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है, आप देख चुके हैं। IMEC यूरोप तक तेज कनेक्टिविटी देता है। रास्ते थोड़े अलग हैं लेकिन फायदे अपने अपने हैं। ऐसे में जानकारों के पास हम फिर से चलते हैं, सुनते हैं कि क्या करना चाहिए या आउटलुक आगे का क्या होगा। नहीं, दोनों दो हैं और अमेरिका के नॉलेज में ये है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। और IMEC जो है वो इस समय तो शिथिल पड़ा हुआ है। पूरे वेस्ट एशिया में इस समय आग लगी हुई एक तरह से, और उसका एक जो सबसे मजबूत उसकी एक सबसे मजबूत जो कड़ी थी इजराइल, वहां पे भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है। और पूरे वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया में, UAE में
तो वो अभी ड्राइंग टेबल पर ही है, उसका अमली जामा अभी पहनाया नहीं गया है। लेकिन ये जो आईएनएसटीसी से कनेक्ट करने वाला या सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला चाबहार है, वो ट्रंप के डिसीजन में पहले था या उनसे वार्ताएं हुई थी। लेकिन ट्रंप की जो ढुलमुल नीति रही है, विदेश नीति खासकर, या अपने आंतरिक नीति भी जो है उनको, उसको देख के यही लग रहा है कि ऐसे डिसीजंस होते रहेंगे। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अब तक अमेरिका ने इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट पर या मालों की आवाजाही पर या जो आय व्यय हो रहा है उस पर सैंक्शंस नहीं लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वो जो सैंक्शंस ईरान के खिलाफ है, बैंकिंग सैंक्शंस या ऑयल खरीदने का सैंक्शंस, वो अब पूरी तरह भारत के विपरीत चला गया है, जिसमें भारत की कूटनीति की असली अग्नि परीक्षा हो। अमेरिका लेकिन अमेरिका है, अंड का बंड काम करने में उस्ताद। एक तरफ वो लगातार ईरान पर पाबंदियां बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पाकिस्तान और चीन को झटका दिया है। तीनों देशों ने मिलकर वो प्रस्ताव रोक दिया जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। मजीद ब्रिगेड बीएलए का ही एक विंग है जिसे 2011 में बनाया गया था। इसे आत्मघाती दस्ते के तौर पर जाना जाता है। ये ज्यादातर पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों को निशाना बनाती है। ये मजीद ब्रिगेड, दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक महीने पहले अमेरिका ने खुद ही बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ का ठप्पा लगाया था। लेकिन जब पाकिस्तान और चीन ने इन्हें यूएन की 1267 लिस्ट में डालने की कोशिश की तो अमेरिका और उसके साथी देशों ने कह दिया कि सबूत कम है। यहाँ यह भी जान लीजिए कि 1267 लिस्ट वो है जिसमें अलकायदा भी है, तालिबान भी है, आईएसआईएल जैसे संगठन भी हैं। इससे पहले भी अमेरिका बीएलए को 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट संगठन की लिस्ट में डाल चुका है। तब तर्क दिया गया था कि बीएलए कई बड़े हमलों और आत्मघाती बम धमाकों में शामिल रहा। यानी कुल मिलाकर अब अमेरिका को लगता है कि बीएलए उसके लिए तो खतरा है, लेकिन दुनिया के लिए अभी ये शायद उतना खतरनाक नहीं है। तभी पाबंदी सिर्फ अमेरिका में लगाई गई है। पाकिस्तान के यूएन राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने सुरक्षा परिषद में कहा है कि अफगानिस्तान से कई आतंकी संगठन जैसे आईएसआईएल के, अलकायदा, टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड हमलों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अफगान तालिबान सरकार से अपील की है कि वो आतंकवाद पे लगाम लगाने के अपने वादों को निभाएं। तो साथियों, अब तो दिन ऐसे हो गए हैं कि बस सोचना होता है कि ट्रंप अब क्या करेंगे। फोन करेंगे तो क्या कहेंगे, ट्रुथ सोशल पे लॉगिन करेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर उल्टेंगे फिर पलटेंगे, वही जाने। हम चलते हैं सुर्खियों पे। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहां 3 सितंबर को कैलिफोर्निया में 29 साल के एक भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। वो तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। मौत के बाद अमेरिका की सेंटा क्लारा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें पता चला कि निजामुद्दीन को गोली पुलिस ने ही मारी थी। अपने प्रेसर में पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 रूममेट्स की आपस में लड़ाई हो रही है। पुलिस बताई हुई जगह पे पहुंची। हमने देखा कि आरोपी हाथों में एक धारदार चाकू लिए हुए था और पीड़ित के ऊपर चढ़कर उसे स्टैब करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। जब पुलिस ने देखा कि वो पीड़ित पर चाकू चलाने ही वाला है तो पीड़ित को बचाने के लिए पुलिस ने आरोपी पर 4 राउंड फायर किए। इसके बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई थी। लेकिन लोगों का ध्यान निजामुद्दीन की लिखी एक लिंक्डइन पोस्ट पर गया। इसमें निजामुद्दीन ने लिखा था कि मैं नस्लवाद का शिकार रहा हूं, गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया। आज मैंने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी आवाज़ उठाने का फैसला लिया है। गूगल में काम करते हुए मुझे ख़राब व्यवहार का सामना करना पड़ा। मेरे खाने में जहर मिला दिया गया और अब अन्याय के खिलाफ लड़ने की वजह से मुझे मेरे निवास से बेदखल किया जा रहा है। मैं कोई संत नहीं हूं लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि वो भी कोई भगवान नहीं है। बाकी फाइलें मैं अपने अगले पोस्ट में अपलोड करूंगा। ये निजामुद्दीन की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है। परिवार की मांग है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि निजामुद्दीन की हत्या का इस पोस्ट और आरोपों से क्या संबंध है। निजामुद्दीन के पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने 18 सितंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक चिट्ठी भी लिखी है। अनुरोध किया है कि उनके बेटे के मृत शरीर को भारत वापस लाया जाए। साथ ही ये भी मांग रखी है कि उनके बेटे के कत्ल के केस की उन्हें रियल टाइम जानकारी दी जाए। अगली सुर्खी, अमेरिका फिर से अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये बात ट्रंप ने खुद कही है।
अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने से पहले बगराम अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था, लेकिन 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से लौटा तो उसे एयरबेस तालिबान को सौंपना पड़ा था। अब ट्रंप ने कहा कि वो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं ताकि अमेरिकी सेना फिर से इस बेस पर कब्जा कर सके। ट्रंप ने इसकी वजह भी बताई, कहा कि बेस चीन के बहुत करीब है और चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले इलाके से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है। ब्रिटेन के दौरे के वक्त प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस ऐसे ही छोड़ दिया, अब हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान को हमारी ज़रूरत है और हमें वो बेस चाहिए। ट्रंप बार बार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना कर चुके हैं कि 2021 में अफगानिस्तान से वापसी गड़बड़ तरीके से हुई, अमेरिकी हथियार और ठिकाने तालिबान के हाथ लग गए। उन्होंने पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान से वापसी के उनके प्लान में बगराम एयरबेस को रखना था। अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चीन की वजह से। ट्रंप ने दावा किया था कि चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तालिबान ने इसे झूठ बताया और कहा कि एयरबेस पूरी तरह से अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। दिन की अन्य खबरों के लिए चलते हैं ललन टॉप न्यूज़ रूम। चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका के फैसले पर भारत सरकार का बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अमेरिका के उस बयान को देखा है, हम इसके असर का फिलहाल आकलन कर रहे हैं। उन्होंने इससे ज़्यादा विस्तार नहीं दिया। इसके अलावा एक बयान उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुए डिफेंस पैक्ट को लेकर भी दिया है। उनका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब दोनों देशों के आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगा। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं और पिछले कुछ बरसों में ये साझेदारी और गहरी हुई है। 17 सितंबर को सऊदी और पाकिस्तान के बीच ये पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें ये लिखा था कि दोनों में से किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।